आज आप सुनेंगे रमा सिंह के द्वारा लिखी हुई कहानी सम्मोहन। लंबे समय से मन में हर पल चल रहे विचारों के आरोह अवरोह की लगाम जैसे थामते हुए जयंती ने सोचा, अकेलेपन को जीते हुए कोई भले दूसरे को अकेला दिखे, लेकिन अपने आप में कहीं से वह अकेला होता है क्या? उसके अंदर अनवरत किसी के होने की प्रतीक्षा पलती रहती है, या फिर उसकी यादें, या फिर अपने किसी प्रियजन को बिल्कुल अपने करीब पाने की इच्छा उसे क्या बेचैन नहीं किए रहती? जब ऐसे हालात से इंसान गुजर रहा हो तो सुख संपन्नता से अघाते अपने आसपास से वह न तो सुकून, न सुख और न ही शांति महसूस कर पाता है। वह अपने आप में आसपास को जज करने के सामर्थ्य खो बैठता है। वह उद्विग्न रहने लगता है। क्या यही स्थिति माधवराव से मिलने के पहले मेरी नहीं थी? मेरी थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक मैंने अपने मन को पूरी तरह खंगाला नहीं है। लेकिन माधवराव तो अपने अकेलेपन की फांस में फंसता जा रहा है। उसकी उलझन, उसकी उद्विग्नता अपने चरम पर पहुंचने वाली ही थी। तभी मेरा उससे अकेलेपन से टकराना उसकी उलझन को सहज करने लगा। उसके मन की गांठें धीरे धीरे जैसे खुलने लगी। अपने भीतर के ऊहापोह को वह स्वयं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे अपने उल्लसित मन मिजाज को बिना पहचानी खुशी से सराबोर पाता, वह अपने अकेलेपन को भूलता जा रहा था। जयंती जिस इजी चेयर पर बैठी थी उसे धीरे धीरे पेंग देती आज इस आगे बढ़ती जा रही कथा को ही गुन रही थी। माधवराव से उसका परिचय कुछ ही दिनों पहले हुआ था। परिचय के प्रथम दौर में तो माधवराव ने जयंती को सहज भाव से लिया था, जैसे कि वह एक ऐसी शब्द हो जो उसके लिए सहायक सिद्ध होगी। आगे चलकर उसकी दिनचर्या को आसान और रुचिकर बनाने का एक जरिया भी वह हो सकती है। उधर जयंती ने उससे मिलने पर जो एक लगाव महसूस किया, वह सहज दया भाव ही था। माधवराव के साथ कुछ दिन बीते थे कि जयंती को लगने लगा जैसे दूसरे की खुशी दे पाने के भाव से उपजी सुखद अनुभूति का आनंद भी उसे मिल रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच बना रिश्ता धीरे धीरे एक अलग आकार लेने लगा। जैसे वह अशांत रहने लगी थी। न जाने उसे ऐसा क्यों लगने लगा था, जैसे उसके रोम रोम में विस्तृत आकांक्षाएं जग गई थी। वे आकांक्षाएं अपने होने का एहसास कराती उसे डंक मार रही थी। जयंती ने अपने बिखरे मन मिजाज को बड़ी मुश्किल से समेटा आकांक्षा नाम की एक संस्था ज्वाइन की थी। तब उसे एक राहत महसूस हुई। उसे अच्छा लगा था, जैसे उसके मन ने कहा हो, जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, आगे भी चलती है। आकांक्षा एक ऐसी एनजीओ थी जो हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित काम तो करती ही थी, डिसेबल लोगों के विशेष रूप से मदद भी किया करती थी, ताकि ऐसे लोग जहां तक हो सके सामान्य जीवन जी सके। संस्था ने ब्रेल लिपि सिखाने का जयंती को प्रशिक्षण दिलवाया था। माधवराव ने माँ मालती राव इस संस्था से जुड़ी थी। जब तक इस संस्था को डोनेशन देकर, अपना परामर्श, अपनी सेवा देकर मदद किया करती थी। मालती राव से विशेष आग्रह पर इस संस्था ने जयंती को घर जाकर मालती राव के बेटे माधवराव को ब्रेल लिपि में पढ़ाने के लिए भेजना शुरू किया। माधवराव से मिलकर औरों की तरह जयंती ने भी उसके अंधेपन को उसकी नियति समझा था। जब भी वह माधवराव को पढ़ाने जाती, उससे मिलकर अक्सर अफसोस से भर उठती। ऐसा आकर्षण और जवान व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे जैसे अपनी जिंदगी का एक लम्हा शून्य को समर्पित कर रहा हो। जयंती का उस घर में वह पहला ही दिन था जब मालती राव ने माधवराव को लेकर उसे बताया था कि वह मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहा था कि एक्सीडेंट में वह बुरी तरह घायल हो गया। जान तो उसकी बच गई, लेकिन आंखें अपनी दोनों ही वह खो बैठा। अपनी माँ के साथ वह रह रहा था। बड़े भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में जब आते तो माधवराव जैसे अपनी एकरस ऊब भरी जिंदगी से बाहर निकल आता। उनके संग साथ में वह अपने अंधेपन की बातें, दिनचर्या की मुश्किलें भूला रहता। लेकिन जब छुट्टियां खत्म होती तो वे चले जाते तो माधवराव फिर अकेला पड़ जाता। उसका बाहर का अंधेरा तो गहरा जाता ही,
भीतर का प्रकाश भी जैसे झटके से बुझ जाया करता था। भीतर बाहर दोनों ही अंधेरों से लड़ता वह जैसे थक जाया करता था। अब ब्रेल लिपि सीखते हुए उसमें उम्मीदें जगने लगी थी कि शायद वह अब अंधेरे से लड़ सके, कुछ कर पाए। अभी तक तो जो समय उसे एहसास कराए बगैर गुजर जाता था, अब जैसे उससे होकर गुजरने लगा था। माधवराव के भाई भाभी जब इस बार छुट्टियों में आए तो माधव पहले की तरह हताश, उदास और बेचारा नहीं लग रहा था। वह जन्मजात अंधा तो था नहीं, मैट्रिक तक उसने पढ़ाई भी की थी, सो जल्दी ही वह ब्रेल लिपि में पढ़ने लग गया था। उस दिन जयंती के सामने ही वह बड़े उत्साह से अपने भाई को अपना पाठ पढ़कर सुना रहा था। उसके चेहरे पर यह सब करते हुए विजय भाव उभर आया था, जैसे अपनी अंधेरी दुनिया से लड़ने की कोशिश उसने शुरू कर दी थी। जयंती ने माधवराव को यह सब करते देखकर एक वात्सल्य भाव उदित हुआ, जैसे एक बच्चा अक्षर ज्ञान के बाद आत्मविश्वास से भर उठता है। जयंती के मन में ममत्व का ऐसा उबाल आया कि माधवराव यदि अभी बच्चा होता तो वह उसे चूम लेती, उसके बाल सहला कर अपना प्यार देती। माधवराव के भाई भाभी उसे ध्वस्त हुए आत्मविश्वास को पनपते देख आश्वस्त ही नहीं हुए। उन्होंने जयंती को इसके लिए धन्यवाद भी किया। जयंती को माधवराव के घर आते जाते महीनों बीत गए। ब्रेल लिपि में अब वह पढ़ लिख लेता था। गुजरते समय के एक एक पल ने उनके बीच आत्मीयता ही नहीं, अंतरंगता की चटकीले रंग भी भरने शुरू कर दिए थे। भले इस अंतरंगता के अर्थ इनके लिए अलग अलग हों, दोनों समवयस्क थे, तो जयंती ने उसे मित्रवत भाव से देखने लगी थी, जबकि माधवराव जयंती के प्यार की अथाह गहराई को अवंश बढ़ता जा रहा था। एक दिन भी जयंती नहीं आती तो वह दयनीय हो जाता। बेचैनी ऐसी बढ़ जाती कि कई कई बार वह उसे फ़ोन करता। उस तरफ से फ़ोन की घंटी बजती और जयंती के उठाने के पहले ही वह फ़ोन काट देता कि उसकी बेसब्री उसके सामने कहीं दयनीय न दिखे। मालती देवी की आंखें बेटे का पीछा करती। बेटे की बेचैनी माँ के मन में गहराने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जयंती को फ़ोन करती। कभी कुछ खास पकवान बनाने की बात कहकर आने का निमंत्रण देती, तो कभी लिखने पढ़ने में माधव की कठिनाइयों की बात कहकर उसे बुला लेती। जयंती के आने से उसे अच्छा लगता, ऐसा जयंती भी महसूस किया करती। उसके आने से माधव इतना उत्साहित हो जाता कि उसकी खुशी उसके हाव भाव से छलक पड़ती थी। माधवराव अकेले में जयंती से कहती, क्या करे, माधव भी आंखों से लाचार है, कहीं आ जा सकता नहीं, कुछ काम धाम कर सकता नहीं है। समय इसके सामने पहाड़ बना खड़ा लगता है, ले देकर रिकॉर्ड प्लेयर में गाने लगाकर सुनता रहता है। बेटी तुम आ जाती हो तो इसे अच्छा लगता है, तुमसे नज़दीकी भी महसूस करने लगा है। ब्रेल लिपि सीखना सिखाना तुम दोनों के बीच बातचीत का सेतु बन जाता है। माधवराव हवा का रुख पहचानता था। खुली हवा में रहना उसे बेहद पसंद था। रात दिन छत पर खुली हवा में जाने की उसकी जिद हमेशा पूरी तो नहीं हो पाती। घर का सयाना नौकर ही उसे लेकर छत पर जा सकता था। उसके गिरने का डर बना रहता और इस बात को उसे चाहे कितनी बार ही समझाया गया हो, वह समझना नहीं चाहता था। एक दिन उमस भरी शाम में माधवराव की जिद पर जयंती उसे छत पर ले तो गई, लेकिन जब तक नीचे सकुशल उसे लेकर नहीं आई डरी हुई थी। घंटों छत पर समय गुजारने पर भी नीचे आने को वह तैयार नहीं था। उसने जयंती से मुखातिब होकर कहा, खुली हवा की हवा में जीवन की तरंगों का एहसास बड़ा ही अनोखा होता है जयंती जी। आज कभी अकेले में अनुभव करके देखिए। सुमधुर संगीत का वह एहसास मन प्राणों में जीवन का संचार करता है। उस दिन जयंती ने विनम्र आग्रह की पुनरावृत्ति से उबर कर वह एक सरस मुस्कान बिखेरते हुए बोला, जयंती जी आप कहती तो हैं, चलिए हम लोग नीचे ही चलते हैं। जयंती ने चैन की सांस ली और उसके साथ नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते हुए मुस्कुराकर वह एक शरारती बच्चे की तरह बोला, जैसे अपने आप को उसके सामने साबित करना चाह रहा हो कि वे सारे घर के लोग उसे गलत समझ रहे हैं। जयंती जी आपको भी लगता है कि मैं अकेले कहीं नहीं आ जा सकता? अचानक के पूछे उसके सवाल का क्या जवाब दे।
नहीं दे कि सोच में फंसी जयंती अकबकाई सी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अपनी माँ आपको बहुत प्यार करती है, तभी तो आपका विशेष ध्यान रखती है। और आप? सुनकर जयंती के कान झंझना उठे, कनपटी गर्म हो गई। बमुश्किल उसके मुख से निकला जी। जयंती का जी उसका कुछ लंबा खिंच गया था, जिसे सूंघते हुए वह अचानक ठठाकर हंसने लगा। आप मेरे सवाल से डर गई ना, है ना? मेरे इस सवाल से कोई भी डर जाएगा। मेरा यह सवाल मेरा वजूद है, और मेरा ये अंधा वजूद दहशत जदा है, काला अंधेरा, भयानक। महीने में एक दिन अमावस्या की रात आती है तो लोग उसके गुजर जाने का इंतजार करते हैं। कृष्ण पखवाड़े में शुभ काम करना वर्जित होता है, और यहाँ ऐसे काले श्या बिंदु जैसे अपने आप को दुलारने प्यार करने की बात मैं कैसे कर बैठा। जयंती उसे एकटक निहार रही थी। उसके चेहरे पर व्यंग पसरा था और ठहाके में शीशे की कुचरों की चुभन थी। कथन के अंतिम छोर तक आते आते उसके ठहाके का स्वर लुप्त हो गया और बेचारगी से चेहरा मलिन हो आया था। मन में शायद नियति के क्रूर मजाक को ही वह गुन रहा था। वह अपनी बात कहते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था कि थोड़ा डगमगा गया। बैलेंस न कहीं खो दे सोचकर जयंती ने उसे थाम लिया था। जयंती के स्पर्श से उसमें हुए कंपन को जयंती ने भी महसूसा था। उसे आभास हुआ जैसे सीढ़ियों की रेलिंग जिसे पकड़े माधवराव उतर रहा था के किनारे पर रखे फायरबॉल, कूचियाँ, बेली चमेली के पौधे भी उस कंपन की तरंगे समाहित हो गई थी। माधवराव भरकस अपने को संभालने की कोशिश करता हुआ गंभीर हो आया था। उसका कुछ ही देर पहले का खिला चेहरा मलिन हो गया था। उसने अपनी बाह पर जयंती की हथेली पकड़कर अपना हाथ रखते हुए उसे संभालने के लिए थैंक्स कहा। जयंती उसके उतरे चेहरे को निहारती सोच गई, जिस बात की गारंटी वह मुझसे लेना चाह रहा था, क्या वह कहीं स्वयं अकेले आ जा नहीं सकता? वही गारंटी उसके डगमगा गए पैरों की गति से झूठी साबित हो रही थी। एक दिन की घटना ने जयंती के मन में माधवराव को लेकर कुछ खास इबारतें लिख दी थी, जो जब तब जुगनू की तरह उसकी सोच में अपनी आभा बिखेर दिया करती थी। एक दिन जयंती अपनी छतरी माधवराव के घर भूल आई थी। कुछ दूर जाने पर उसे याद आया और छतरी लेने के लिए वह वापस उसके घर में घुसी तो देखा सोफा में कुशन पर अपना सिर टिकाए वह लेटा हुआ है। गाना रिकॉर्ड प्लेयर में बज रहा था। आने से उसके आए बाहर, जाने से तेरे जाए बाहर। माधवराव के चेहरे पर स्निग्धता थी, होठे उसके मुस्कुरा रहे थे। जयंती उसके मुस्कुराते होठ और गाने की धुन के सम्मिश्रण से ऐसे आत्ममुग्ध हो उठी जैसे कुछ अनूठा दृश्य देख रही हो। जी चाहा माधवराव के मुस्कुराते चेहरे को अपनी अंजलि में भर ले और पल भर उसके भाव में खड़ी रहे। दबे पांव छतरी लेकर वापस मुड़ी तो आवाज़ को पहचानते हुए माधवराव बोल उठा, कौन? जयंती जी, कुछ भूल गई हैं क्या? आपने कैसे जाना कि मैं हूँ? बात ऐसी है जयंती जी कि किसी के आंखें नहीं हो तो देखने का काम शरीर का कोई दूसरा अंग संभाल लेता है। मैं आपके आने से हवा में जो खुशबू छा जाती है उसे सूंघ समझ जाता हूँ। जयंती माधवराव की बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हुए उसने महसूसा कि बरसों बाद वह इस कदर निर्दब्ध हंस रही है। तभी माधवराव की आवाज़ आई, आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। जयंती आनंद के अतिरेक में लहलाती सी बोल उठी, और माधवराव जी, मैं दिखने में कैसी हूँ? कहती हुई वह हठात रुक गई। अपनी ही कही बात पर पछतावे से भर उठी, लेकिन इस नाजुक संदर्भ को संभाल लिया माधवराव ने। आप देखने में तो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत होंगी। जयंती चुपचाप उसे निहारती रही। बोलना चाहा, भला वह कैसे देखा आपने, लेकिन चुपचाप एकटक
मित्रवत भाव से उसे देखती भर रही। माधवराव ने जयंती को चुपचाप पाया तो बोला, आप पूछेंगी नहीं, वह भला कैसे? तो जयंती जी, आपकी बोली, आपकी हंसी, आपका स्पर्श, आपका व्यवहार मिलकर जो आकृति बनाता है, वह एक निहायत खूबसूरत, दुनिया की सबसे हसीन औरत की ही होती है। माधवराव को निहारती जयंती पल भर में सोच गई, काश आज आपकी आंखें होती माधवराव जी, तो मैं उनमें देख पाती कि उन खूबसूरत आँखों में मेरी खूबसूरती का बयान करके क्या भाव छलक रहा है, मित्र का कि एक प्रेमी का, कि सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष का। माधवराव के मनोभाव को थोड़ा बहुत जयंती समझती भी थी, परंतु समझना वह चाहती नहीं थी। मन में उस समझ के स्वीकार भाव को वह अनदेखा कर दे रही थी। तभी एक दिन ऐसा भी आया जब मालती राव ने अपने मन को खोलकर जैसे जयंती के सामने रख दिया हो। उन्होंने जयंती का हाथ पकड़कर बड़े ही सहज एवं कातर भाव से कहा था, जयंती बेटा, जितना तुमने अपने बीते जीवन के बारे में बताया है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मनोदशा। लेकिन जयंती, जब तुम अपना जीवन दूसरे के लिए उत्सर्ग करने निकल ही पड़ी हो, तो क्यों नहीं मेरे माधव का हाथ पकड़ लेती हो? उसकी आंखें पकड़कर उसके जीवन को पूर्ण कर दो। मालती राव ने ऐसे प्रस्ताव की उम्मीद जयंती को नहीं थी। वह उन्हें सुनकर अवाक और हतप्रभ थी। तत्क्षण वह समझ नहीं पाई कि मालती देवी के इस विनम्र आग्रह का वह क्या करे, क्या जवाब दे। दिग्भ्रमित सी कुर्सी का हत्था पकड़कर उठते हुए धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाती हुई उसने कहा, जिसका जीवन अपना ही आधा अधूरा हो, वह भला दूसरे के जीवन को क्या पूर्णता दे पाएगी? रही बात दूसरे के लिए उत्सर्ग की, तो वह यह कोई मेरा त्याग और समर्पण नहीं है, बल्कि जीवन काटने का एक जरिया भर है। माधवराव के घर ब्रेल लिपि सिखाने की अवधि तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। अब सिखाने के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसे ही जब ऑफिस का समय खत्म हो जाता तो जयंती उनके घर चली जाती, कभी बुलाने पर तो कभी बिन बुलाए ही। माधवराव के घर जाने पर वह गौर किए बिना नहीं रहती कि जब वह घर में घुसती है तो सब कुछ जैसे बेचान, थका हुआ, ठहरा सा लगता, लेकिन उसके रहते रहते जैसे घर आंगन मुखर हो उठता था। माँ बेटे उसके साथ आ बैठते, दाई नौकर जो गुमसुम अपने काम में लगे रहते आकर खाने पीने के लिए पूछने लगते। उनके घर से लौटते हुए कभी कभार जयंती को माधवराव के घर उसके आने के बाद सब कुछ फिर से ठहरे होने का ख्याल आता। एक दिन माधवराव के प्रस्ताव के बाद उसके मन में बहुत कुछ, कभी अतीत तो कभी वर्तमान, बादलों की तरह उमड़ता घुमड़ता रहा। रोज बरोज उसके रूखेपन से अपने लिए असहनीय नफरत सहते उसका मन चोटिल सरपड़ी सा हो गया था, जो जब तब फुफकार उठता। किस समर्पण और अनुराग भरे मन से वह शिशिर को हो गई थी, और कुछ ही महीने गुजरे थे कि उसका असली चेहरा सामने आ गया था। उसके गालों में हंसने से जो डिम्पल बनते थे, जिसे चूमते हुए वह निहाल हो जाया करती थी, वही डिम्पल देख वह बौखला उठता। क्या बात है, जब तुम्हें तुम्हारे प्रेमी की याद आती है तभी तुम्हारे गाल में ये डिम्पल बनते हैं क्या? उसकी आंखों में अपने लिए नफरत के अंगारे वह देखती तो उसके प्रति विरक्ति के भाव से फट जाती। वह उससे गुस्से में बिफरती, चीखती, अपने उस प्रेमी का नाम पता पूछती जिसका वह हवाला दिया करता था, और पता नहीं हर सुखद मौके पर वह उसके काल्पनिक प्रेमी को कहाँ से उपस्थित कर माहौल को जहरीला बना देता था। उसका जीना उसकी मुश्किलें कर दिया करता था। उसके निजत्व को, उसके रूप गुण को तोड़ मरोड़ कर उसने अपंग बना दिया था। जब उससे अलग हुई तो अपने को सहेजने में, अपने टुकड़ों में बिखरे छटपटाते लहूलुहान मन प्राणों को उबारने में न जाने कितनी रातें, कितने दिन लग गए। आज सामने एक आकाशदीप आ खड़ा हुआ था। वह दीप ज्योति विहीन एक सूना आकाश भर है। बड़ी मुश्किल से मन को उसने जब शांत किया तो उसके स्थिर मन में एक अलग ही ढंग की सोच उभरी
कि इंद्रियों को आदमी दबाकर कुचल कर रख सकता है, लेकिन मन का क्या करे। सवाल तो मन का ही बचा रह जाता है। तब तो वह अनंत अनंत जन्मों तक वही खोजती रहेगी जो उसका मन खोजना चाहता है। वैसे देखा जाए तो आँखों की रोशनी से ही शरीर की बाकी इंद्रियां चार्ज होती हैं, देख सकती हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि यदि किसी को चूमता है तो आँखें ही नहीं, उसके होंठ भी देख रहे होते हैं। हाथों की अंजुली में प्रेमिका का चेहरा थामते वक्त भी अंजुली में आँखों के उग आने का एहसास क्या सुखद नहीं होता। और वहाँ माधवराव जैसे नेत्रविहीन व्यक्ति से सहानुभूति, दया, ममता की जा सकती है, मित्रता और सहायता भी की जा सकती है, लेकिन मन का समर्पण नहीं हो सकता है। और बिना मन की सहमति के शरीर का समर्पण तो एक धोखा होगा। माधवराव जैसे निहायत सज्जन व्यक्ति को वह धोखा नहीं दे सकती। अपने सोच की दिशा में ही जयंती को कहीं का पढ़ा याद आया था कि सम्मोहन की स्थिति में किसी व्यक्ति के गहरे में बैठे इच्छा के विपरीत उससे काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे जिस स्त्री ने अपने पुरुष के अतिरिक्त किसी और के बारे में कभी सोचा भी नहीं हो, ऐसी स्त्री को सम्मोहन की स्थिति में नाचने को कहो तो वह नाचेगी, भागने को कहो तो वह भागेगी, रोने को कहो तो वह रोएगी, हंसने को कहो तो वह हंसेगी। लेकिन उससे कहो कि किसी दूसरे पुरुष का आलिंगन करो तो उसका सम्मोहन टूट जाएगा, उसकी बेहोशी टूट जाएगी। इसमें भी उसकी जो गहरी से गहरी मनोभावना है वह मौजूद रहती है। वैसी ही गहरी चेतना में डूबकर जयंती शिशिर जो उसका अतीत था और माधवराव जो उसकी नज़रों में बार बार एक याचक, एक प्रेमी के रूप में आ जाता रहता था, तुलना करने लगी। उसकी नियति का यह कैसा विरोधाभास है कि शिशिर जो उस बड़ी बड़ी मोहक आँखों में अपने लिए नफरत और हिकारत के भाव से वह आहत हो जाती थी, वही माधवराव की आँखों में उसके लिए बेशुमार प्यार है, सम्मान है। तो उन आँखों के पट ही बंद है। लेकिन माधवराव ने अंधे होकर भी एक दिन उसकी खूबसूरती का बखान किया था कि उसकी आवाज़, उसका व्यवहार, उसका स्पर्श मिलकर जो आकृति बनाते हैं वह दुनिया की सबसे हसीन औरत की है। तो क्या आंखें रहते भी वह उसके हाव भाव को नहीं समझ सकती कि माधवराव उसे बेहद चाहता है? उसके रोम रोम में वह बस गई है। क्या वह सच नहीं है कि यदि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम नहीं लिया तो वह टूटकर बिखर जाएगी? और क्या वह भी उसे नहीं चाहने लगी है? उसके मिलने की इच्छा उसे अनायास उसके घर तक नहीं ले जाती है। क्या वह माधवराव को लेकर सम्मोहन की स्थिति में नहीं है? वह अपनी दबी ढकी इच्छा को पहचानना नहीं चाहती। सम्मोहन की स्थिति में अपने पुरुष की आंखें दिखती कहाँ है? बस एहसास भर होता है प्यार का। जयंती ने सोचा क्यों नहीं चलकर मालती राव को अपना निर्णय सुना दे। ऐसी सोच से उसने हल्का महसूस किया। अपने आप में मुस्कुराती माधवराव का कथन खुली जगह की हवा में जीवन की तरंगों का एहसास बड़ा ही अनोखा होता है, उसे याद आया। तत्क्षण जयंती ने खुली जगह पर ताज़ी हवा को महसूसने की इच्छा प्रबल हो आई। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका रमा सिंह की कहानी सम्मोहन।